हाँ जी, तो मैं रिवीजन करवा दूं थोड़ा सा, चौहानों का रिवीजन पूरा कर लें। चौहानों का रिवीजन वैसे 2-3 दिन हो गए करते हुए, लोग पर फटाफट कर लेंगे, जल्दी से कर देंगे अभी, है ना। कि चौहानों की उत्पत्ति के बारे में सिद्धांत थे, थ्योरी ऑफ फायर अल्टार गिवन बाय चंद बरदाई इन हिज बुक पृथ्वीराज रासो। 4 राजपूत कास्ट ओरिजिनेटेड फ्रॉम फायर अल्टार ऑफ आबू यजना परफॉर्म्ड बाय सेंट वशिष्ठ। चौहान, चालुक्य, परमार और प्रतिहार, लेटर ऑन मोहनोथ लैंड सेड सूर्यमल मिशन आल्सो एक्सेप्टेड इट। उसके बाद एक थ्योरी है कि ये ब्राह्मण थे, तो बिजोलिया इंस्क्रिप्शंस डिस्क्राइब चौहान्स एज वत्स गोत्रीय ब्राह्मण। बाद में आपके फतेहपुर के नवाब साहब न्यामत खान, जिनको हम कवि जान के नाम से भी जानते हैं, भी इनको ब्राह्मण मानते हैं। इन हिज बुक कायम रासो। दशरथ शर्मा के बारे में पढ़ा था कि उन्होंने भी बिजोलिया लेख के आधार पर इनको ब्राह्मण ही मान लिया था। कर्नल जेम्स टोड कंसिडर्ड चौहान एज फॉरेनर, और उसने कहा कि शक और सिथियन की संतान है। और विलियम क्रुक ने भी ये बात मान ली, और विंसेंट स्मिथ भी विदेशी मानता है, वो इनको डिसेंडेंट ऑफ हुणाज जो आए थे भारत के अंदर, उनकी संतान मानता है। फिर चंद्रवंशी, हांसी इंस्क्रिप्शंस एंड अचलेश्वर मंदिर, अचलेश्वर टेम्पल इंस्क्रिप्शन। उसके बाद आपके सूर्यवंशी बुक्स लाइक पृथ्वीराज विजय, हमीर महाकाव्य, हमीर रासो, हिस्टोरियन लाइक गौरीशंकर हीराचंद ओझा एंड इंस्क्रिप्शन ऑफ विग्रहराज चतुर्थ। फिर इनकी उत्पत्ति स्थल फ्रॉम अनंत प्रदेश टू पुष्कर, अनंत प्रदेश सिक्कर के आसपास का भाग। वैसे मेन रीजन सपादलक्स, जिसकी राजधानी छत्रपुर। रामकरण आसोपा कहते हैं कि सांभर के आसपास रहने की वजह से चाहमान कहलाए। बिजोलिया अभिलेख सेठ लोलाख द्वारा पार्श्वनाथ मंदिर तथा उसके कुंड की स्मृति के अंदर लगवाया गया, जो सांभर और अजमेर के चौहानों की जीनियोलॉजी बताता है। चौहान राजा सोमेश्वर के टाइम का जानकारी है कि उसने यहाँ पे रेवणा नामक गांव दिया था, और उसकी उपाधि प्रताप लंकेश्वर है। जानकारी है कि इनके आदि पुरुष वासुदेव ने सांबर झील का निर्माण करवाया था, विग्रह चतुर्थ ने दिल्ली और हांसी जीत लिया था, ये जानकारी भी उससे मिलती है। फिर इसी से हमें यह भी पता चलता है कि उस समय गांव को, मंदिरों को गांव दान में दिए जाते थे, जिनको डोहली कहा जाता था। एक पूरा प्रशासनिक विभाजन और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स के नाम इसके अंदर है। वहां के आसपास से बहने वाली कुटिला नदी और उसके आसपास के जैनिज्म और लॉर्ड शिवा के जितने भी टेम्पल्स बने हुए हैं, उनकी जानकारी इस अभिलेख से अपने को मिलती है। इसके पास एक अभिलेख और है, जो सिद्ध सूरी द्वारा रचित उत्तम शिखर पुराण ग्रंथ को उत्कीर्णित वहां पर किया गया। बिजोलिया वाला जो पहला अभिलेख है, वो हमें पुराने नगरों के नाम भी बताता है, लाइक जालोर जाबालीपुर है, नागौर छतरपुर है, नाडोल को नड्डुल कहते हैं, तो अलग अलग वो नाम भी अपने को कई बताता है वो। फिर हमने इसी के अंदर और पढ़ा था कि बिजोलिया अभिलेख में गुणभद्र इसके कंपोजर थे, राइटर काइस्ट केशव थे, और एनग्रेवर जो इसके थे उनका नाम था गोविंद। विग्रह चतुर्थ का एक अभिलेख मिला है, जो राजपूताना म्यूजियम में रखा हुआ है, जो अजमेर के सरस्वती मंदिर से मिला, जो 4 बातें बताता है कि चौहानों का आदि पुरुष चाहमान था, वह मालव जाति में उत्पन्न हुआ था, वह इक्ष्वाकु वंश का था, और भगवान राम के बेटे उसका वंशज था। वासुदेव ने राजशेखर के प्रबंध कोश के अनुसार 551 में सपादलक्स के अंदर चौहान स्टेट स्टैब्लिश किया था, और इसी के एक वंशज सामंत को बिजोलिया अभिलेख में वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया। गुवक फर्स्ट प्रतिहार रूलर नागभट सेकंड के दरबार में वीर का टाइटल प्राप्त करता है, और वो फर्स्ट इंडिपेंडेंट चौहान रूलर था, जिसकी उपाधि या टाइटल हर्ष राय था। उसने हर्षनाथ का मंदिर बनवाया था, जो कि चौहानों के क्लेन डेटी है। उसके बाद चंदन राज, जिसकी रानी आत्म प्रभा, डिसाइपल ऑफ लॉर्ड शिवा, इसलिए वह रुद्राणी कहलाती है, और एक्सपर्ट इन योग प्रैक्टिस, और पुष्कर झील में डेली 1000 दीपक जलाकर लॉर्ड शिवा की वर्शिप किया करती थी। वकपति राज, विक्टर ऑफ 108 बैटल्स, और उसका बेटा था लक्ष्मण सिंह, लक्ष्मण राज या लखन सिंह, जिसने नाडोल के अंदर इंडिपेंडेंट चौहान स्टेट की स्थापना की थी। उसके बाद विग्रहराज सेकंड डिफीटेड चालुक्य रूलर मूलराज ऑफ गुजरात एंड एस्टैब्लिश्ड आशापूर्णा देवी टेम्पल एट भड़ोंच। आशापुरा माता, सॉरी आशापूर्णा नहीं, आशापुरा माता जो है वो इनकी कुल देवी है। हर्षनाथ कुल देवता है, आशापुरा माता इनकी कुल देवी है। फिर हम पढ़ रहे थे, उसके बाद में एक बड़े राजा है आपके गोविंद थर्ड। पृथ्वीराज विजय जो है, उनकी उपाधि बताती है वेरी घट, अर्थात दुश्मनों का संहार करने वाला, और अकॉर्डिंग टू फरिश्ता उसने गजनी के रूलर को मारवाड़ पास नहीं करने दिया था। अजयराज 1113 में अजमेर को स्टैब्लिश करता है, यहाँ फोर्ट बनवाता है, और
इसे अपनी कैपिटल बनाता है। चांदी और कॉपर के और सिल्वर के सिक्के चलाता है और इन सिक्कों के ऊपर अपनी रानी सोमलेखा या सोमल देवी का नाम लिखवाता है। पार्श्वनाथ के मंदिर को सुवर्ण कलश का दान देता है और उस समय दिगंबरों और श्वेतांबरों के बीच के अंदर जो शास्त्रार्थ डिबेट हुई थी उसका चेयरपर्सन वही था। अजयपाल बाबा का मंदिर बना हुआ है अजमेर के अंदर, नीचे एक महल है जिसको अजयपाल की किसी रानी का महल माना जाता है और उसे रूठी रानी का महल कहा जाता है। अरुणराज जिसने आपके 1135 में तुर्कों की एक बड़ी सेना को, जिन्होंने नागौर को अपना मुख्य केंद्र बनाकर अजमेर पर आक्रमण कर दिया था, हराया, जिस स्थान पर हराया गया था वहां पर पुष्कर अरण्य की तरफ से आने वाली चंद्रा नदी का पानी रोककर आना सागर झील बनाई गई। पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया गया उसके द्वारा। और अरुणराज ने मालवा के राजा नरवर्मन को हराया, गुजरात के राजा सिद्धराज जयसिंह को हराकर उसकी बेटी कांचन देवी से विवाह किया, लेकिन उसे कुमारपाल चालुक्य से हारना पड़ा और अपनी बेटी जालन देवी की शादी कुमारपाल चालुक्य के साथ में करनी पड़ गई थी। और खरतरगच्छ के जो जैन संप्रदाय था उसको उसने पैसे दिए थे, दान दिया था। देवबोध और धर्मघोष उसके दरबार में लैंड ग्रांट दिया था उनको, और देवबोध और धर्मघोष इसके दरबार में हुआ करते थे। इसके बेटे जगदेव ने इसको मार दिया था, लेकिन जगदेव को हटाकर जगदेव का छोटा भाई विग्रहराज चतुर्थ बाद में राजा बन जाता है, इसे जिसके काल को दशरथ शर्मा अजमेर या सपादलक्ष के चौहानों का स्वर्ण काल मानते हैं, जिसने दिल्ली और हांसी जीत ली थी। ये जानकारी हमें बिजोलिया का अभिलेख देता है, जिसने तुर्कों को हराकर वापस भगा दिया था। ये जानकारी हमें ललित विग्रहराज जो सोमदेव की पुस्तक है वहां से मिलती है, जिसने गजनी के राजा खुसरो शाह को हराया था। लेकिन यह घोषणा ये अपने दिल्ली शिवालिक अभिलेख में भी करता है कि मैंने तुर्कों का भारत से सफाया कर दिया और मैं मेरे उत्तराधिकारियों को, सक्सेसर्स को कहना चाहूंगा कि वे इन्हें अटक नदी तक सीमित करके रखे। और ये जो अभिलेख है अशोक के टोपरा अभिलेख पर लगवाया गया था, इसे कालांतर में फिरोज शाह तुगलक ने लाकर फिरोज शाह कोटला के अंदर लगवा दिया था। एक पिलर एडिक्ट है, स्तंभ लेख है एक। विग्रह चतुर्थ ने अजमेर के अंदर एक सरस्वती मंदिर या सरस्वती पाठशाला का निर्माण करवाया था, जिसकी दीवारों पर खुद के लिखे नाटक हरि के लिए और सोमदेव के लिखे नाटक ललित विग्रहराज की पंक्तियां खुदवाई थी। कालांतर में कुतुबुद्दीन ऐबक इसको तोड़ देता और यहाँ पर मस्जिद बनाता। इसका नाम 2.5 दिन का झोंपड़ा, जहाँ पे पीर पंजाब शाह का उर्स लगता है। और हम पढ़ रहे थे कि इसने बिसलपुर की स्थापना की, वहां पर एक गोकर्णेश्वर नामक शिव मंदिर और एक झील का निर्माण भी इसने करवाया था। बिसलपुर की स्थापना करने के कारण इसे बिसल देव कहा जाता है। कवियों को अपने पास रखने के कारण इसे कवि बांधव कहा जाता है। इसका हरकेली नाटक भारवी के किरात अर्जुनियम पर आधारित है और ललित विग्रहराज के अंदर इसकी तथा बसंत इंद्रपुरी के राजकुमारी बसंत पाल की पुत्री दसल देवी की प्रेम कहानी का वर्णन किया गया है। इसके बाद इसका बेटा अपरगांग्य बना, जिसे हटाकर जगदेव का बेटा पृथ्वीराज सेकंड बन जाता है, जिसका रूठी रानी का धोड़ अभिलेख कहता है कि उसने अपने बाहुबल से राज्य को प्राप्त किया था। उसमें रूठी रानी का नाम सुहाव देवी बताया गया, जिसके नाम पर इसने मैदाल में सुहेश्वर शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। हांसी अभिलेख में चौहानों को चंद्रवंशी बताया गया है और ऐसी जानकारी है कि इसने हांसी में अपने मामा गुहिल किलहन की नियुक्ति की और हांसी के अंदर एक महल का निर्माण भी करवाया था। पृथ्वीराज सेकंड के बाद में इनका एक और सौतेला भाई सोमेश्वर, जो कि अरुणोराज की चालुक्य रानी कांचन देवी का पुत्र था, जो अब तक अपने ननिहाल में सिद्धराज जयसिंह और कुमारपाल चालुक्य के संरक्षण में रह चुका था, जो कुमारपाल चालुक्य के दुश्मन मल्लिकार्जुन को कोंकण के युद्ध के अंदर मार के ख्याति प्राप्त कर चुका था। और उसी समय चैदी देश की कलचुरी वंश की राजकुमारी कर्पूरी देवी, जो कि अचल राज की पुत्री से विवाह कर चुका था, जिससे उसके 2 बेटे पृथ्वीराज थर्ड और हरिराज हुए थे। उसने अजमेर में न केवल खुद की बल्कि अपने पिता अरुणोराज की भी मूर्ति लगवाई थी। एक वैद्यनाथ मंदिर बनवाया जिसके अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश की मूर्तियां लगवाई, और उसने 5 अन्य मंदिर बनवाए जिन्हें 5 कल्प वृक्ष कहा जाता है। हम पृथ्वीराज थर्ड पढ़ रहे थे, जिसके पिता का नाम सोमेश्वर, माता का नाम कर्पूरी देवी। मात्र 11 साल की उम्र में 1177 के अंदर जब वो राजा बनता है तो उसकी माता कर्पूरी देवी उसकी पैटर्न बनती है, गार्जियन बनती है, और अपने मंत्रियों कदम्बुवास, भुवन, मल, स्कंद, वामन और सोड के माध्यम से सत्ता चलाती है। एक वर्ष बाद जब वो गार्जियनशिप से बाहर आया पृथ्वीराज, उसी समय उसके 2 कजन्स अपरगंगे और नागार्जुन ने विद्रोह कर दिया। नागार्जुन गुड़गांव को मुख्य केंद्र बनाकर विद्रोह कर देता है अपने सेनापति देवभट्ट की सहायता से, पर पृथ्वीराज ब्रूटली किल्ड, बहुत ढंग से उन दुश्मनों को मार देता है। उसके बाद एक भांडानक जाति जो किसी समय सतलज के आसपास रहा करती थी, कालांतर में गुड़गांव और हिसार के आसपास के क्षेत्रों में बस गई थी और अब मथुरा, अलवर और भरतपुर में दहाड़े मार रही थी। 1182 में पृथ्वीराज चौहान उन पर हमला करता है और उनको समाप्त कर देता है, जिसकी जानकारी हमें जिनपति सूरी देते हैं। उसी वर्ष 1182 में उसने महोबा के चंदेल राजा परमार्दी देव पर आक्रमण किया, क्योंकि उसने पृथ्वीराज के कुछ घायल सैनिकों को मरवा दिया था। आला और उदल नामक परमार्दी देव चंदेल के 2 बहादुर सेनापति युद्ध के अंदर लड़ते हुए मारे गए। पृथ्वीराज जीतता और पंचुन राय को महोबा का प्रशासक बनाकर वापस लौट जाता है।
1184 में नागौर के युद्ध के अंदर भीम सेकंड चालुक्य से, जो गुजरात का राजा था, उसकी टक्कर होती है, जिसका कारण एक तो यह था कि नाडोल में दोनों राज्यों की सीमाएं टकरा रही थी तथा अब चालुक्य राजा शाकंभरी तक अपने राज्य का विस्तार करना चाहता था। दूसरा कारण यह बताया जाता है कि दोनों ही आबू की परमार राजकुमारी इच्छिनी देवी से विवाह करना चाहते थे, पर पृथ्वीराज ने उससे विवाह कर लिया था, इसलिए भीम से नाराज था। लेकिन 1187 तक जाते जाते जगदेव प्रतिहार, जो कि चालुक्य राजा का एक मंत्री था, उसने इन दोनों के बीच में संधि करवा दी थी। कन्नौज के गढ़वाल राजा जयचंद के साथ में पृथ्वीराज की प्रतिद्वंद्विता चल रही थी, जिसका कारण यह था कि दोनों दिल्ली पर अधिकार करना चाहते थे। दोनों की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाएं जो थी आपस में टकरा रही थी। जयचंद था वो चंदेलों को सपोर्ट कर रहा था, उनके साथ गठबंधन बना रहा था। एक कारण यह बताया जाता है कि जयचंद की पुत्री संयोगिता का पृथ्वीराज चौहान किडनैप कर लेता है और उसके साथ शादी कर लेता है। इस बात को दशरथ शर्मा, गोपीनाथ शर्मा और सीवी वैद्य स्वीकार करते हैं। तराइन के पहले युद्ध के अंदर जो मोहम्मद गोरी के साथ 1191 में हरियाणा के करनाल नामक जिले के अंदर हुआ था, पृथ्वीराज चौहान दिल्ली के सामंत गोविंदराज तोमर की सहायता से मोहम्मद गोरी को हरा देता है, जो कि तबर हिंद या भटिंडा पर कब्जा करके वह किला अपने काजी जियाउद्दीन को देकर आगे लड़ाई करने के लिए आ गया था। वह किला भी वापस छीन लिया गया, काजू जियाउद्दीन को भी पकड़ लिया गया था। बहुत सा धन लेकर काजू जियाउद्दीन को छोड़ा गया और वो यहाँ से भाग गया था। तराइन के दूसरे युद्ध के अंदर एक बार फिर गोरी वापस आ जाता है 1192 में, उसी मैदान के अंदर 1 साल बाद में। इस बार छल बल विश्वासघात की सहायता से गोरी अचानक रात को सोई हुई सेना पर आक्रमण कर देता है और गोरी इस युद्ध को जीत जाता है और पृथ्वीराज चौहान को सिरसा के पास पकड़कर मार दिया गया। हालांकि हसन निजामी कहता है कि उसने कुछ दिनों तक गोरी के अधीन अजमेर में शासन किया था, उसके बाद उसने बगावत की, उसके बाद उसको मार दिया गया था। हम पढ़ते हैं कि क्या कारण थे कि पृथ्वीराज चौहान इस युद्ध के अंदर हार गया था। तो हम देखते हैं कि एक तो आस पड़ोस के राज्यों के साथ जब उसके डिस्प्यूट्स चल रहे थे तो किसी ने भी उसकी हेल्प नहीं की थी गोरी के खिलाफ। दूसरा, जब इतने डिस्प्यूट्स आसपास वालों के साथ में चल रहे थे तो उसकी बहुत सारी सेना उधर इंगेज हो रखी थी। स्कंद, उदयराज जैसे कई सेनापति उसके इस युद्ध के अंदर नहीं गए थे और सोमेश्वर जैसा एक सेनापति दुश्मन की तरफ जाकर मिल गया था। हमें यह भी मानना पड़ेगा कि गोरी एक अच्छा कमांडर इन चीफ था और उसने अपनी डिप्लोमेसी से पृथ्वीराज को हरा दिया था। हम यह भी देखते हैं कि तराइन के पहले युद्ध के बाद तराइन के दूसरे युद्ध में 1 वर्ष का समय है और पृथ्वीराज चौहान अपनी तैयारियों की तरफ ध्यान नहीं देता है और गोरी को अब तैयारियां करने का पूरा मौका मिल गया था। जैसा कि हम सब जानते हैं कि यहाँ के राजस्थान के राजा अक्सर हाथियों पर लड़ते थे तथा घोड़ों की लड़ाई के अंदर हाथी हमेशा हारते हुए दिखाई दिए। यहाँ के राजाओं के शस्त्र बहुत भारी हुआ करते थे। तुर्कों की हल्की तलवारें बहुत जल्दी दुश्मनों को मार सकती थी, जबकि भारी हथियार अब उतने अच्छे नहीं रहे थे। हम पढ़ रहे थे कि इस तराइन के दूसरे युद्ध से हार से भारत पे क्या परिणाम आए। तो भारत पर यह परिणाम आया कि 1192 के बाद भारत पर एक फॉरेन रूल की सीरीज शुरू होती है जो टिल इंडिपेंडेंस जारी रहती है। गोरी के सक्सेसर के लिए अच्छा मौका था कि पृथ्वीराज चौहान जैसे बड़े राजा को हराने के बाद भारत पर उनका अधिकार बहुत सरल सा हो गया था। राजपूतों की जो राइजिंग पॉलिटिकल एम्बिशंस थे, जो अपने पीक पर पहुंचे हुए थे कि लगभग उत्तर भारत पर उनका कब्जा था, यहाँ पर समाप्त हो जाता है। इसके बाद कोई भी राजपूत राजा दोबारा दिल्ली पर अधिकार नहीं कर पाया था। हालांकि आर्ट एंड कल्चर पर कुछ मिले जुले प्रभाव आए, कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट आए। कंपोजिट कल्चर, इंडो इस्लामिक कल्चर आई, जिसके असर हमें स्थापत्य कला में, चित्रकला में, संगीत सब जगह पर देखने को मिलते हैं, जो कि हम मिडिवल के अंदर पढ़ते हैं। धार्मिक क्षेत्र में प्रभाव देखने को मिला। मुसलमानों में जहां सूफी, वहीं हिंदुओं के अंदर भक्ति आंदोलन चला, जिसने दोनों धर्मों के बीच एक पुल बांधने का काम किया, सामंजस्य बनाने का काम किया। हालांकि तुर्कों द्वारा दिखाई गई नरसंसता में हिंदू और बौद्ध कल्चर को बहुत नुकसान पहुंचा। मंदिर तोड़े गए, मठ तोड़ दिए गए, किताबें जला दी गई, विश्वविद्यालय तोड़ दिए गए। हम देखते हैं कि 1200 ईस्वी के बाद में बौद्ध संस्कृति का भारत में अधिक कोई नाम लेवा नहीं बच पाया था। पृथ्वीराज चौहान न केवल योद्धा था बल्कि वो बहुत अच्छा विद्वान था। उसने एक आर्ट एंड कल्चर मिनिस्ट्री बनाई थी जिसको पद्मनाभ संभाला करते थे, जो विग्रह चतुर्थ के टाइम से यही काम किया करते थे। वहां भी डिबेट्स वगैरह कंडक्ट करवाई जाती थी। इवन कहते हैं पृथ्वीराज चौहान खुद 6 भाषाएं जानता था। हम ये भी पढ़ते हैं कि उसके दरबार में खूब सारे विद्वान थे। चंद्रबरदाई, जिसे हम पृथ्वी भट्ट के नाम से भी जानते हैं, अपना पृथ्वीराज रासो नामक पुस्तक लिखी, जिसे हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य माना जाता है, फर्स्ट एपिक ऑफ द हिंदी लैंग्वेज। जैनक, जो कि कश्मीरी कवि थे, उन्होंने पृथ्वीराज विजय नामक एक बेहद हिस्टोरिकल बुक लिखी। बागेश्वर जनार्दन थे, आपके या विश्वरूप थे, आशाधर थे, ऐसे कई विद्वान उसके दरबार में और रहा करते थे। राय पिथौरागढ़ का किला बनाने के कारण उसकी उपाधि थी। चूंकि बहुत सारी जीत हासिल की, इसलिए विद्वानों ने उसको दल पोंगल कहा था। हालांकि कई इतिहासकार आरोप लगाते हैं कि वो इमेच्योर कमांडर था और उसमें फोरसाइट नहीं थी, आगे की तरफ सोचने वाला नहीं था, क्योंकि तराइन के दूसरे युद्ध में वह हार गया था तथा उसने तराइन के पहले युद्ध के बाद भागती हुई सेना का आक्रमण नहीं किया था और गोरी द्वारा माफी मांग लेने पर उसे छोड़ दिया था, जो कि कालांतर में उसके लिए घातक हुए।
पर हमें इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा कि तराइन के दूसरे युद्ध से पहले उसने किसी भी युद्ध में हार का सामना नहीं किया था। वह तमाम युद्धों के अंदर विजेता रहा था, इसलिए केवल एक हार के आधार पर उसको इमेच्योर नहीं कहा जा सकता। दूसरा, हमें यह भी देखना पड़ेगा कि दुश्मन की भागती हुई सेना का पीछा नहीं करना और दुश्मन को माफी मांग लेने पर छोड़ देना पृथ्वीराज चौहान की गलती नहीं है, बल्कि उस समय की मांग थी, उस समय की वैल्यूज थी। सनातन संस्कृति यह कहती है कि दुश्मन माफी मांग ले तो छोड़ दिया जाना चाहिए, तथा दुश्मन की सेना भाग रही हो तो उसका मुकाबला नहीं किया जाना चाहिए। पृथ्वीराज चौहान केवल अपने उन वैल्यूज को फॉलो कर रहा था, इसके अलावा उसकी कोई भी दूसरी बात नहीं थी। मुझे लगता है ऐसा वह नहीं करता तो हम उसको याद भी नहीं करते। हम उसको याद इसीलिए करते हैं कि वो अपने वैल्यूज के ऊपर टिका रहा था। भले ही उसकी हार ने भारत की गुलामी का मार्ग प्रशस्त कर दिया था, द रूट ऑफ स्लेवरी फॉर इंडिया, पर फिर भी मिडिवल हिस्ट्री के अंदर उसकी जो भी सिग्निफिकेंस है उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, ओवरलुक। हाँ जी, तो कल हम पढ़ रहे थे रणथंभोर के हमीर के बारे में पढ़ रहे थे। पुराने वाला रिवीजन तो मैंने करवा दिया था आपको, हम हमीर वाला रिवीजन फटाफट कर लेते हैं ताकि वीडियो की साइज थोड़ी छोटी रहे, क्योंकि फिर आप कहने लग जाते हो सर लंबा वीडियो बना दिया, लंबा वीडियो बना दिया। आप शायद उसमें ये नहीं देख पाते कि वो जो भी वीडियो बनाया था उस वीडियो में शुरुआत के 20 मिनट तो रिवीजन करवाया हुआ है, तो वीडियो ले दे के 1 घंटे 15-20 मिनट का बचता है, उसमें भी बीच में 15 मिनट की कोई बातें होगी, आपको लगता है वो बातें आपको पसंद नहीं आती। पूछा गया था x²/y/z, तो ऐसे सवालों को करने के लिए देखिए, एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। तो या तो उसको आगे निकाल दिया करें या मैं बतानी बंद कर दूंगा, ताकि आपका वीडियो 1 घंटे का ही हो जाए। मैं चाहूंगा कि 1 घंटे का ही क्यों हो, मैं सीधे फैक्ट बता दूं आपको, ताकि वीडियो 35 मिनट के अंदर ही बना दूं। आप बता देना मुझे, जैसे पढ़ना हो वैसे मैं पढ़ा दूंगा, वरना मुझे नहीं लगता कि मैं किसी एक राजा को 2-2 टुकड़ों के अंदर पढ़ा के करूंगी। पृथ्वीराज चौहान के बारे में मुझे 2 वीडियो बनाने पड़ जाएं, तो आप जैसे कहेंगे वैसे कर लेंगे। लोकतंत्र है, जनता की इच्छा पर निर्भर है, सेवक हैं आपके, फीस लिए आपसे, आप कहोगे उतने का बना देंगे वीडियो, आप कहोगे 17 मिनट के वीडियो पढ़ा देंगे, और मैं 17 मिनट में भी पृथ्वीराज चौहान कंप्लीट करवाना जानता हूं। तो मैं आपके पहले हमीर का फटाफट रिवीजन करवा देता हूँ। रणथंभोर के चौहानों के बारे में हम पढ़ रहे थे, तो गोविंदराज जो कि पृथ्वीराज चौहान का बेटा था, पहले तुर्कों की सहायता से अजमेर का राजा बनता है, पर उसके चाचा हरिराज ने उसको वहां से अपदस्थ कर दिया, और हरिराज कुतुबुद्दीन ऐबक पर अपने सेनापति चतुरराज की सहायता से आक्रमण करता है, लेकिन हार जाता है चतुरराज। फिर कुतुबुद्दीन ऐबक खुद अजमेर पर अटैक कर देता है। हरिराज को जब हार नजदीक लगी तो वो खुद अग्नि में प्रवेश कर जाता है। गोविंदराज यहाँ से रणथंभोर चला जाता है और वहां पर एक विशुद्ध नए स्वतंत्र चौहान राज्य की 1194 के अंदर वो स्थापना कर देता है। बीच में 2-3 राजा और बने, पर वो इतने इंपॉर्टेंट थे नहीं। हम डायरेक्ट हमीर पर आएंगे। 1282 के अंदर हमीर उसके पिता जैतर सिंह द्वारा अपने जीवन काल के अंदर ही उसे राजा बना दिया गया था। वाकई वो योग्य था, और उसने राजा बनने के बाद में अपनी दिग्विजय नीति अपनाई, और दिग्विजय नीति के तहत उसने चित्तौड़ के समर सिंह को, आबू के प्रताप सिंह को, भीमरस के अर्जुन को, मालवा के भोज को हरा दिया था। और इन सब के बाद उसने एक कोटि यज्ञ का आयोजन करवाया, जिसके पुरोहित जी विश्व रूप थे। 1290 में जलालुद्दीन खिलजी उस पर आक्रमण कर देता है। झाइन के किले तक वो कब्जा भी कर लेते हैं। झाइन जिसे कि रणथंभोर की चाबी कहा जाता था, लेकिन हमीर की सेना उसे वापस वहां से हटा देती है। 1292 में जलालुद्दीन खिलजी एक बार फिर ये साहस उठाता है, रणथंभोर को घेरता है, लेकिन इस बार फिर उसे अपनी सेना को वापस वहां से ले जाना पड़ा। वो हमीर को हरा नहीं पाया, और जाते जाते वो कह के गया कि मैं ऐसे 10 किलों को मुसलमान के बाल के बराबर भी नहीं समझता हूं। कालांतर में अलाउद्दीन खिलजी राजा बन जाता है। जब अलाउद्दीन खिलजी राजा बना तो कहा जाता है कि उसकी सेना जब 1298-99 में गुजरात पर अटैक करने के लिए गई थी, जब वहां से वापस लौट रहे थे, तो जो मंगोल थे, जो 1296 में जलालुद्दीन खिलजी के टाइम में नए नए मुसलमान बने थे, उनके 2 नेताओं मोहम्मद शाह और कहबरू ने लूट के धन के बंटवारे को लेकर विद्रोह कर दिया, और वहां से भागकर हमीर के पास आ गए, और हमीर ने उन दोनों शरणागतों को अपनी रक्षा के अंदर ले लिया। इतना ही नहीं, उसने मोहम्मद शाह को जगाना की जागीर भी दे दी थी। अलाउद्दीन खिलजी इस बात से नाराज था ही। फिर रणथंभोर का दुर्ग सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण था। रणथंभोर पर कब्जा करने से दिल्ली, मालवा, दिल्ली, गुजरात के रास्ते पर नियंत्रण कर सकते थे। रणथंभोर पर कब्जा करके आप राजस्थान के बाकी जो राजपूत राजा थे उन पर अपनी धाक जमा सकते थे। अलाउद्दीन खिलजी जो कि एक इंपीरियलिस्टिक एम्बिशियस रूलर था, उसके लिए ये बहुत गलत मैसेज जा रहा था कि उसके नाक के ठीक नीचे
कोई राजा उसके विद्रोहियों की हेल्प कर दे। फिर उसके चाचा जलालुद्दीन खिलजी 2 बार हार के चले गए थे, उसे वो बदला भी लेना था। अलाउद्दीन रणथंभौर पर एक बड़ी सी सेना भेजता है। उलूग खान, नुसरत खान और अलप खान नाम के अपने 3 सेनापति भेजे गए। उधर से धर्म सिंह और भीम सिंह आए। हालांकि भीम सिंह लड़ता हुआ मारा जाता उसमें, पर तुर्कों को यहां पर कोई सफलता प्राप्त नहीं होती है। भीम सिंह की मृत्यु का कारण हमीर धर्म सिंह को समझता, उसको हटा के भोज को मंत्री बना देता है। भोज स्थिति को संभाल नहीं पाया, इसलिए पुनः धर्म सिंह को बनाया गया। यहाँ पर 2 गड़बड़ हुई कि भोज अलाउद्दीन खिलजी के पास चला गया और धर्म सिंह ने हमीर से अपने अपमान का बदला लेने के लिए जनता पर कई नए कर लगाने प्रारंभ कर दिए थे। इस बार फिर उलूग खान और नुसरत खान के नेतृत्व में एक बड़ी सेना आई, लेकिन हमीर के सैनिकों ने नुसरत खान को मार दिया। ये समाचार जब सुल्तान के पास पहुंचा तो सुल्तान खुद एक बड़ी सेना लेकर रणथंभौर को घेर लेता है। सुल्तान को जब लगा कि पार नहीं पड़ेगी तो उसने हमीर के पास संधि प्रस्ताव भेजा। हमीर ने रतिपाल को संधि करने के लिए भेजा और अलाउद्दीन खिलजी रतिपाल को अपनी तरफ मिला लेता है। रतिपाल और उसका एक और साथी रणमल किले की जो खाद्य सामग्री थी उसको दूषित कर देते हैं। ऐसी स्थिति के अंदर अब किले के अंदर रहकर लंबे समय तक नहीं लड़ा जा सकता था, तो एक बार फिर वही परंपरा जो राजस्थान में सदियों से प्रचलित थी उसका अनुसरण किया गया और रणथंभौर में 1301 ईस्वी के अंदर साका किया गया। हमीर की रानी रंग देवी के नेतृत्व में जोहर किया जाता है और हमीर के नेतृत्व में केसरिया किया गया। 11 जुलाई 1301 ईस्वी को अलाउद्दीन खिलजी रणथंभौर पर कब्जा कर लेता है। अमीर खुसरो अपनी पुस्तक खजाइन उल फुतूह के अंदर लिखता है कि आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का सदन बन गया था। वो रतिपाल और रणमल दोनों को मरवा देता है। मुहम्मद शाह जो कि हमीर का शरणागत था, अलाउद्दीन का विद्रोही था, उसे जिंदा पकड़ लिया गया था। उसकी इच्छाएं पूछी गई तो उसने कहा कि मैं अलाउद्दीन खिलजी को मारना चाहता हूं और हमीर के किसी वंशज को राजा बनाना चाहता हूं। अलाउद्दीन खिलजी उसके बाद मोहम्मद शाह को भी मरवा देता है। इस जोहर के अंदर मोहम्मद शाह की जो महिलाएं थी वो भी राजपूत महिलाओं के साथ जोहर के अंदर शामिल हुई थी। इस जोहर से पहले हमीर की बेटी देवल दे पद्म तालाब में कूदकर सुसाइड कर लेती, इसलिए कई इतिहासकार इसे जल जोहर के नाम से लिखना शुरू हो जाते हैं। खजाइन उल फुतूह के अंदर इस जोहर का अच्छा सा वर्णन किया गया। इससे पहले जलालुद्दीन खिलजी के हमलों के बारे में अमीर खुसरो अपनी एक अन्य पुस्तक मिफ्ता उल फुतूह के अंदर जानकारी दे चुका था। हमीर न केवल एक योद्धा था बल्कि वह विद्वानों का इज्जत करने वाला व्यक्ति था। विजयादित्य या विजयादित्य नामक विद्वान उसके दरबार में रहते थे। राघव देव उसके गुरु थे। उसने खुद ने श्रृंगार हार नामक बहुत शानदार सी एक पुस्तक लिखी थी। उसने अपने पिता जैतर सिंह के 32 साल शासन की याद में एक 32 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया था। हमीर के बारे में कहा जाता है कि उसने अपनी जिंदगी में 17 युद्ध लड़े थे, जिनमें से 16 युद्धों में विजेता रहा था। कोई डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा 17 में से 16 युद्धों का विजेता कौन था, तो हमीर उसका विजेता था। फिर भी हमीर पर 2 लांछन लगाए जाते हैं कि उसने अपनी जिद के लिए लड़ाई की और उसने जनता पर कर बढ़ा दिए थे। पर हमें यह कहना पड़ेगा कि ये आरोप गलत हैं, क्योंकि कर उस समय बढ़ाए गए थे जब युद्ध चल रहा था तथा युद्ध के लिए अधिक धन की आवश्यकता होती है। इससे पहले हमीर द्वारा कभी ऐसा नहीं किया गया। ऐसा राजस्थानी भारत विश्व तमाम राजाओं द्वारा किया जाता था। जब युद्ध के समय अधिक धन की आवश्यकता होती तो कर लगाए जाते थे। जहां तक हट के लिए युद्ध करने की बात है तो हमीर शायद शरणागतों की रक्षा के लिए लड़ रहा था। शरणागतों की रक्षा करना उस समय की हिंदू संस्कृति का आदर्श था और वो अपने केवल उस आइडियल को, अपने वैल्यू को फॉलो कर रहा था। उस समय की जो भी सामाजिक व्यवस्था थी उसको फॉलो कर रहा था। उसकी बहादुरी, शरणागत की रक्षा के लिए अपना सब कुछ सैक्रिफाइस कर देने की भावना अविस्मरणीय है, अनफॉरगेटेबल है। उसे पहली पंक्ति में लाकर खड़ा कर देती है, आउटस्टैंडिंग है। नयनचंद्र सूर्य अपने हमीर महाकाव्य में ठीक ही लिखते हैं कि सिंह गमन सतपुरुष बचन कदली फल एक बार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। मुझे लगता है राजस्थान के कवियों द्वारा सर्वाधिक यदि किसी के बारे में लिखा गया है तो वो हमीर है। जब नयनचंद्र सूर्य उसके बारे में हमीर महाकाव्य लिखते हैं, जब भांडव व्यास उसके बारे में हमीरायण लिखते हैं, जब अमृत कैलाश उसके बारे में हमीर बंधन लिखते हैं, जोधराज और सारंगधर उसके बारे में हमीर रासो लिखते हैं, और बूंदी के राजा सुरजन के दरबारी चंद्रशेखर उसके बारे में हमीर हट लिखते हैं। हमीर के पतन के साथ ही रणथंभौर के जो चौहानों की शाखा थी वो समाप्त हो गई थी। हम आज और अन्य चौहान पढ़ेंगे कि उन्होंने कहां कहां पर राज किया था, उनके बारे में अपने देखते हैं। हाँ जी, तो कल वाली क्लास में हम जालोर के चौहान पढ़ रहे थे। हमने चौहान पढ़ने शुरू किए थे। हमने पहले सपाद लक्ष्या अजमेर के चौहान पढ़े थे, जिनकी एक ब्रांच बाद में रणथंभौर चली गई तो हम रणथंभौर के चौहान पढ़ रहे थे। सांबर वालों की एक ब्रांच नाडोल चली गई तो नाडोल के चौहान पढ़े। नाडोल वालों की एक ब्रांच जालोर चली गई तो हमने जालोर के चौहान पढ़े। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, जब जालोर का 1311 में पतन हो गया था तो उसके बाद में उनकी एक ब्रांच सिरोही चली गई थी, तो हम सिरोही के चौहान पढ़ेंगे। पर उससे पहले मैं कल वाला फटाफट रिवीजन करवा दूं। आप टाइम गिनना, मुझे नहीं लगता हम 5 मिनट लेंगे, उससे पहले हम खत्म कर देंगे इस चीज को।
और हमने पढ़ा था कि आपके सबसे पहले जो कीर्तिपाल पहले नाडोल वाले शुरू किए थे, नाडोल वाले पढ़ लेते हैं आपने। तो नाडोल के चौहान पढ़े थे, तो हम पढ़ रहे थे कि लक्ष्मण सिंह, लक्ष्मण राज, लखन सिंह या लाखा, जो सांभर के राजा वाकपति राज का पुत्र था, जो 960 ईस्वी के आसपास में, 950 के आसपास में यहाँ से निकला था और 960 में नाडोल के अंदर एक चौहान राज्य की स्थापना कर देता है। और उसने नाडोल के अंदर आशापुरा माता का मंदिर बनवाया था, जो आशापुरा माता चौहानों की कुल देवी कहलाती है। फिर हमने कई, हालांकि बीच में छोटे छोटे कई राजा और पढ़े थे, पर सीधा बड़ा जो राजा था वो था बाद में आपका अलहण, और अलहण के बेटे कीर्तिपाल ने जालोर के अंदर एक स्वतंत्र चौहान राज्य की स्थापना की थी। कभी ऋषि जाबाली की तपोभूमि होने के कारण वह जाबालीपुर कहलाता था, जो कालांतर में जाल वृक्षों की सीमा से घिरा होने के कारण जालोर कहलाया। परमारों का राज हुआ करता था, उन परमारों को हराकर 1181 ईस्वी में कीर्तिपाल, जो कि नाडोल की चौहान शाखा का एक व्यक्ति था, जालोर में एक स्वतंत्र चौहान राज्य की स्थापना करता है। जालोर का किला सोनगिरी पहाड़ी पर बना हुआ था, जो कि सोनगिरी, सोनगढ़, कांचनगिरी या सुवर्णगिरी कहलाता था, इसलिए यहाँ के चौहान सोनगरा चौहान कहलाए। हम जैसलमेर के किले को स्वर्णगिरी या सोनार किला भी कहते हैं। इस कीर्तिपाल ने चित्तौड़ के राजा सामंत सिंह को हराया था। मोहनोत नैणसी अपनी पुस्तक नैणसी ख्यात में उस कीतु को एक महान राजा कहकर संबोधित करता है। सुंधा पर्वत में उसके लिए प्रयुक्त शब्द राजेश्वर उसकी उपलब्धियों की महत्ता को बताने के लिए काफी है। हम कीर्तिपाल के बाद में उसके बेटे समर सिंह के बारे में पढ़ते हैं, जिसने कि किले के चारों तरफ का परकोटा बनवाया, यहाँ पर एक आर्मरी बनवाई, यहाँ पर कोस बनवाया उसने। हम उसके बाद में उदय सिंह नाम का राजा देखते हैं, जिसने इल्तुतमिश के अधिकार वाले मंडोर और नाडोल को जीत लिया था और गुजरात के राजा लवण प्रसाद को हराया था। इससे पहले समर सिंह अपनी बेटी लीला देवी की शादी गुजरात के राजा भीम सेकंड के साथ करता है। फिर एक राजा चाचिक देव हुए, जिन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की, तथा ये उपाधि सत्य भी साबित होती है जब हम देखते हैं कि तुर्क सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद और बलबन जालोर की तरफ आंख उठाने की हिम्मत नहीं कर पाए थे। फिर हम उसके बाद में एक बड़े राजा को देखते हैं, जो राजा था कान्हड़देव। कान्हड़देव सोनगरा के नाम से हम जिसको जानते हैं। और कान्हड़देव के बारे में हम पढ़ते हैं कि उसका अलाउद्दीन खिलजी से संघर्ष हुआ था, जिसके कारण ये थे कि अलाउद्दीन खिलजी एक साम्राज्यवादी राजा था और वो रणथंभौर और चित्तौड़ पर अधिकार कर चुका था, तो अब जालोर बचा था। जालोर दिल्ली से गुजरात और दिल्ली से दक्षिण भारत जाने वाले महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग पर स्थित था। सुल्तान की सेना जब 1298-99 में गुजरात पर अटैक के लिए जा रही थी, तो कान्हड़देव ने उन्हें जाने का रास्ता नहीं दिया था। हमने यह भी पढ़ा था कि सुल्तान की सेना जब उलूग खान के नेतृत्व में सोमनाथ के मंदिर को लूटकर वापस आ रही थी, तो कान्हड़देव के सेनापति जैता देवड़ा ने उन पर अचानक आक्रमण कर सोमनाथ के शिवलिंग मंदिर के टुकड़ों को छीनकर 5 अलग अलग स्थानों पर 5 शिव मंदिरों की स्थापना की थी। फरिश्ता कहता है कि 1305 में सुल्तान ने आइनुल मुल्तानी को जालोर पर आक्रमण करने के लिए भेजा। आइनुल मुल्तानी कान्हड़देव को समझा बुझाकर दिल्ली ले गया, लेकिन एक दिन वहां दरबार में सुल्तान द्वारा ही चुनौती देने पर कि हिंदुओं में से कोई भी राजा मेरा मुकाबला नहीं कर सकता, कान्हड़देव को गुस्सा आया। उसने उस चुनौती को स्वीकार किया और पुनः जालोर आ गया था। मोहनोत नैणसी लिखते हैं कि यहाँ पर कान्हड़देव नहीं बल्कि उसका बेटा वीरमदेव गया था, जिसके प्यार में शहजादी फिरोजा पड़ गई थी और शहजादी फिरोजा वीरमदेव से शादी करना चाहती थी। वीरमदेव ने इसके लिए मना कर दिया, अतः यह भी इस आक्रमण का कारण बना था। अलाउद्दीन ने जालोर पर आक्रमण करने से पहले सिवाना को जीतना जरूरी समझा, क्योंकि सिवाना को जालोर की चाबी कहा जाता था। 1308 में वह सिवाना पर आक्रमण करता है। सिवाना उस समय कान्हड़देव सोनगरा के 2 बहादुर भतीजों सोमदेव सोनगरा और सातलदेव सोनगरा के कब्जे में था। मजबूत रक्षा पंक्ति की वजह से तुर्क सेना सिवाना जीत नहीं पाई, बल्कि उसे अपने नाहर खान जैसे सेनापति से हाथ धोना पड़ा। लेकिन एक भाईल सैनिक के विश्वासघात के कारण किले के दरवाजे खोलने पड़े और सातल और सोम सिवाना का पहला साका करते हैं तथा लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। सुल्तान सिवाना पर कब्जा करके इसका नाम बदलकर खेराबाद कर देता है और कमालुद्दीन दुर्ग को यह किला दे देता है। सिवाना की जीत के बाद तुर्क सेना के हौसले बढ़ गए तथा उसने बाड़मेर, सांचौर और भीनमाल को लूटना शुरू कर दिया। उसने सांचौर के महावीर जी के मंदिर को तोड़ दिया और विद्याकालीन के अंदर भीनमाल को उजाड़ के रख दिया। कान्हड़देव सोनगरा ने अपने आसपास के गांव के लोगों से आह्वान किया कि आइए और इस तुर्क सेना के खिलाफ लड़िए। उस कान्हड़देव सोनगरा की सेना ने तुर्कों को वहां पे खूब छकाया, खूब भगाया और फाइनली मेड़ता के पास मालकाना के युद्ध में तुर्की सेना के सेनापति शम्स खान को उसकी पत्नी सहित गिरफ्तार कर लिया गया। एक बार फिर सुल्तान ने कमालुद्दीन गुर्ग को जालोर की तरफ बढ़ने का आदेश दिया। बिक्का दहिया नामक व्यक्ति के विश्वासघात की वजह से 1311 ईस्वी में कान्हड़देव और वीरमदेव सोनगरा को जालोर के अंदर साका करना पड़ा।
उस विश्वासघाती बीका दहिया को उसकी पत्नी हीरा दे द्वारा मार दिया गया। सुल्तान जालोर पर कब्जा कर लेता है, जालोर का नाम बदलकर जलालाबाद कर देता है, यहां पर अलैया तोपखाना मस्जिद का निर्माण करवा देता है। केवल कानड़देव सोनग्रा का एक भाई मालदेव सोनग्रा जीवित बचा था, जिसे सुल्तान अपने साथ दिल्ली ले गया था, तथा हम पढ़ते हैं कि कालांतर के अंदर उसे चित्तौड़ का प्रशासक बना दिया गया था। पद्मनाभ ने कानड़देव प्रबंध और वीरमदेव सोनग्रा रिवात नामक 2 प्रसिद्ध पुस्तकें लिखी है। फिरोजा अलाउद्दीन की पुत्री थी जो वीरमदेव से प्रेम करती थी, जिसकी धायमा गुलविहिस्त थी, जो जालोर में वीरमदेव को समझाने के लिए आई थी कि तुम उससे शादी कर लो। इतना कल हमने कुछ पढ़ा था। 1311 में जैसे ही जालोर का, हाँ जी, तो हम कल पढ़े थे, हमने एक तो सिरोही पढ़ा था और एक बूंदी पढ़ा था। हमने पढ़ा कि 1311 में जब जालोर का पतन हो गया था, तो उसके बाद यहां से लुम्बा देवड़ा नामक एक व्यक्ति चौहानी था, जो आबू और चंद्रावती की तरफ चला जाता है। वहां पर परमारों को हराकर आबू और चंद्रावती पर अधिकार कर लेता है और चंद्रावती को अपनी कैपिटल स्टेब्लिश करता है। उसके बाद में एक राजा है शिवभान, जो कि 1405 में एक नई राजधानी बनाते हैं, शिवपुरी। फिर फाइनली सहसमल ने सरनवा पहाड़ियों की उस श्रेणियों में 1425 में सिरोही नामक एक नए नगर की स्थापना की और उसे अपनी राजधानी बनाया था। एक बात हम पहले पढ़ चुके थे कि कुंभा ने उसके समय में सिरोही पर अटैक किया था, नरसिंह डोडिया को सेना देकर भेजा था। फिर उसके बाद में हम सिरोही के अंदर बड़े राजा पढ़ रहे थे, तो हमने पढ़ा जगमाल, जो मेवाड़ महाराणा रायमल को 1474 में बहलोल लोदी के खिलाफ सहायता करता है। उसकी बेटी पद्माबाई की शादी मारवाड़ के राव गांगा से हुई थी, जिसका पुत्र मालदेव था। जगमाल की खुद की शादी रायमल की पुत्री आनंदाबाई से हुई थी। आनंदाबाई को लेकर जगमाल का आनंदाबाई के भाई उडना राजकुमार पृथ्वीराज से विवाद हो गया था और जगमाल ने उडना राजकुमार पृथ्वीराज को जहर दे दिया था, मरवा दिया था उसको। अखेराज, जो कि 1527 में खानवा के युद्ध में राणा सांगा की सहायता करता है, उसे उडना अखेराज के नाम से भी जानता है। राव सुल्तान, जो कि अकबर के समकालीन था, बीकानेर के राजा राय सिंह के कहने पर उसके राज्य का 2 भागों में विभाजन कर दिया गया था। आदि सिरोही सुल्तान की और आदि सिरोही अकबर ने प्रताप के छोटे भाई जगमाल को दे दी थी। कालांतर में जगमाल और सुल्तान के बीच विवाद हो गया। अकबर की तरफ से एक सेना भेजी गई। 1583 में दत्तानी नामक स्थान पर अकबर की सेना और सुल्तान की सेनाओं के बीच में युद्ध हुआ, जिसमें अकबर की तरफ से प्रताप का भाई जगमाल, चंद्रसेन का बेटा राय सिंह और दांती सिंह कोलीवाड़ आए थे, लेकिन सुल्तान उनकी सेना को हरा देता है। दुर्सा आढ़ा उसके दरबार में थे, जिन्होंने पुस्तकें लिखी थी, राव सुल्तान रा कवित, और एक किताब मैंने और बताई थी, विरुद्ध छहतरी। हम और पढ़ेंगे दुर्सा आढ़ा कौन, तो आगे और पढ़ेंगे, तब उनकी और कई बातें, किरतार बाउनी, कई किताबें और है, पर वो कल 2 वहां पर काम की चीज थी, इसलिए मैंने वहां पर बताती थी। किताबें पढ़ेंगे तब इन सब के बारे में पढ़ेंगे। जैसे मैंने चंद्रशेखर भी जब हम पढ़ रहे थे सुरजन के दरबार में, तो हमने उसकी खमीर हट पढ़ी थी, क्योंकि पहले बता चुका था। बाकी जब हम साहित्य पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। उसकी एक किताब सुरजन चरित भी है, सुरजन के दरबार में था तो उसने सुरजन चरित भी लिखी थी। याद रखो, तो आप यही याद रख लेना, बाकी जब हम पुस्तकें पढ़ेंगे वहां और कर लेंगे अपने उनको। फिर फाइनली सिरोही के अंदर एक मानसिंह नाम के राजा हुए, जिनके समय की तलवारें बहुत प्रसिद्ध हुई, मानसाही तलवार कहलाती है। बेरीसाल ने जोधपुर के राजा अजीत सिंह को कालिंद्री नामक गांव में शरण दी थी, और शिव सिंह 1823 में अंग्रेजों के साथ में संधि कर लेता है। संधि करने वाली राजस्थान की अंतिम रियासत जो अंग्रेजों से संधि करती है, वो आपके सिरोही थी। ये बात हमने पढ़ ली थी। फिर हम बूंदी के चौहान पढ़ रहे थे। मैंने बताया था कि ये भी नाडोल वाले चौहानों की एक शाखा थी। हर राय नामक व्यक्ति से धीरे धीरे हाड़ा राय कहते कहते हाड़ा ही हो गए। सबसे पहले देवा जो था वो 1241 के अंदर जेता मीणा को हराकर बूंदी वाले इलाके पर कब्जा करता है। बुंदा मीणा की वजह से इसे बूंदी कहा जाता है। कुंभा का रणकपुर अभिलेख इसका नाम वृंदावती बताता है। कालांतर में देवा हाड़ा के उत्तराधिकारी समर सिंह ने अपने राज्य का विस्तार करते हुए कोटिया भीलों से कोटा छीन लिया था 1274 में। बरसिंह 1354 में बूंदी में किले का निर्माण करवाता है, जो दूर से देखने पर स्टार के समान दिखाई देता है, इसलिए उसे तारागढ़ कहा जाता है। राजस्थान का दूसरा तारागढ़ अजमेर के अंदर है, जिसे अजय राज ने बनवाया था, तो अजय मेरूगढ़ कहलाता था, लेकिन उडना राजकुमार पृथ्वीराज की रानी तारा के नाम पर उसका नाम तारागढ़ रख दिया गया था। बूंदी में फिर हम सुरजन पढ़ रहे थे।
और सुरजन के अंदर जैसा कि मैंने अभी बताया आपको, एक तो कि 1569 में वो अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेता है जब अकबर ने रणथंभोर पर अटैक किया था। उस समय आमेर के भगवंत दास ने इसमें मुख्य भूमिका निभाई थी। उसका बेटा मान सिंह भी इस आक्रमण के अंदर साथ आया हुआ था। मान सिंह पढ़ेंगे तब और बात करेंगे। और उसी के दरबार में चंद्रशेखर था जिसने हमीर हट एक किताब पढ़ी थी, सुरजन के दरबार में था, तो आप याद रख लेना। सुरजन चरित्र नामक एक पुस्तक उसने और लिखी थी। उसके बाद में आगे हम पढ़ रहे थे, सुरजन के बाद में बड़ा राजा कोई पढ़ा था, हमने पढ़ा था एक बुद्ध सिंह नाम का एक राजा हुआ था। नेहतरंग नामक उसने पुस्तक लिखी थी। और बुद्ध सिंह के टाइम में ही उसके दो बेटों के बीच में उत्तराधिकार संघर्ष हो गया था। एक उसका गोद लिया हुआ बेटा दलेल सिंह और एक उसका जो वास्तविक बेटा था उमेद सिंह, उन दोनों के बीच में उत्तराधिकार संघर्ष हुआ, जिसमें बुद्ध सिंह की जो रानी थी अमर कंवर, उसने उमेद सिंह का साथ दिया और उमेद सिंह के पक्ष में मराठा सरदार मल्हार राव होलकर को इनवाइट कर लिया था। राजस्थान की किसी भी रियासत की इंटरनल पॉलिटिक्स में सबसे पहले मराठों ने कहीं पर इंटरफेयर किया था तो बूंदी थी। दलेल सिंह जिसके साथ सवाई जयसिंह ने अपनी बेटी कृष्णा कंवर की शादी कर रखी थी, सवाई जयसिंह उसका सपोर्ट करता है, तो ये सवाई जयसिंह और मराठों के बीच में अखाड़ा बनकर रह गया था। हालांकि जब तक सवाई जयसिंह जिंदा रहा उसने दलेल सिंह को राजा बनाए रखा और उसकी मृत्यु के बाद में मराठों की सहायता से उमेद सिंह बूंदी का राजा बना दिया गया था। हमने पढ़ा बाद में कि विष्णु सिंह नाम का राजा हुआ था जो 1818 में अंग्रेजों के साथ संधि कर लेता है। बूंदी से आगे बढ़ते हैं तो कोटा, तो हम आज हाँ जी, तो कल क्या पढ़ा था हमने? कल वाली क्लास में हमने कोटा पढ़ा था। एक तो कोटा के चौहान पढ़े थे और थोड़ा सा झालावाड़ कर दिया था। मैंने बताया था कि कोटा और बूंदी वाले जो दोनों चौहान थे वो हाड़ा चौहान थे, इसलिए वो पूरा एरिया क्या कहलाने लग गया अपना, तो हाड़ौती कहलाने लग गया था वो एरिया। कोटा वाले चौहानों में हम पढ़ रहे थे कि बूंदी में एक राजा हुए रतन सिंह जी, जहांगीर के बहुत खास थे, तो जहांगीर ने उनको न्यायप्रिय होने की वजह से रामराज की उपाधि दी और चित्रकला में रुचि होने के कारण उनको सर बुलंद राय की उपाधि दी थी। और जब खुर्रम का विद्रोह दबाया गया तो रतन सिंह जी ने वो विद्रोह दबाया था और खुर्रम की सेवा में जब उनका बेटा माधो सिंह था तो वहां खुर्रम और माधो सिंह के बीच में दोस्ती अच्छी हो गई थी। और कालांतर में जब आपके शाहजहां मुगल बादशाह बना, खुर्रम मुगल बादशाह बना, तो उसने माधो सिंह को कोटा का स्वतंत्र राजा बना दिया 1631 में। कुल मिला के बूंदी का विभाजन कर दिया गया था। माधो सिंह को मध्य एशिया अभियान पर भेजा गया था जहां उसने बल्ख के किले की रक्षा की थी, इसलिए शाहजहां ने उसको अपना बाद रफ्तार घोड़ा चांदी के आभूषणों सहित भेंट किया था। फिर एक राजा हम पढ़ रहे थे मुकुंद सिंह, जिन्होंने की एक अबली मीणी का महल बनवाया था और धर्मत के युद्ध के अंदर लड़ते हुए मारे गए थे। फिर एक राजा पढ़े थे भीम सिंह, और भीम सिंह ने हमने कई बातें पढ़ी थी भीम सिंह के। एक तो भगवान कृष्ण के बहुत बड़े भक्त बन गए थे, अपना नाम कृष्णदास रख लिया, कोटा का नाम नंदग्राम कर दिया, शेरगढ़ का नाम बरसाना कर दिया, बारा में सांवरिया जी का मंदिर बनवा दिया, फर्रुख शेर के कहने पर बूंदी पर आक्रमण किया, बुद्ध सिंह को हराया और बूंदी का नाम बदलकर फर्रुखाबाद कर दिया। धूल धानी और कड़क बिजली नाम की जो तोपें थी वहां से उठाकर लेके आ गए थे। और बाद में हैदराबाद के निजाम चिनकलिच खान के खिलाफ जब सैयद बंधु लड़ने के लिए गए थे तो वो भी साथ में गए, उस लड़ाई के अंदर उनकी मृत्यु हो जाती है वहां पर। फिर एक राजा पढ़े हमने उमेद सिंह, 1817 ईस्वी में अंग्रेजों के साथ संधि कर लेते। कहते हैं संधि में जालिम सिंह झाला का प्रभाव था, इसलिए अंग्रेजों ने जालिम सिंह झाला के लिए इसमें 2 लाइनें बाद में जोड़ दी कि उमेद सिंह और उनके वंशज तो कोटा के राजा रहेंगे, पर जालिम सिंह झाला और उसके वंशज हमेशा यहाँ के दीवान बने रहेंगे। पूरक संधि थी, सप्लीमेंट्री ट्रीटी थी, संधि में संधि बाद में जोड़ी गई थी। इसलिए बाद में किशोर सिंह सेकंड के और जालिम सिंह झाला के बीच में मांगरोल का युद्ध होता 1821 में। किशोर सिंह सेकंड हार जाता उसमें। फाइनली मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह इनमें समझौता करवाते हैं, किशोर सिंह सेकंड को वापस कोटा का राजा बनाया जाता है। फिर जालिम सिंह झाला का पोता था मदन सिंह झाला, वो राम सिंह सेकंड जब कोटा के राजा बने तो उनके टाइम में झालावाड़ को अलग करवा लेता है 1837 के अंदर। अंग्रेजों के साथ अच्छी बनती थी तो 1838 में अंग्रेजों ने उस रियासत को अपनी मान्यता दे दी। ये अंग्रेजों द्वारा बनाई गई राजस्थान की अंतिम रियासत थी, राजस्थान की सबसे नई रियासत है, जिसकी राजधानी झालरापाटन थी, जिसे घंटियों का शहर कहा जाता है, जो चंद्रभागा नदी के किनारे स्थित है। और एक राजा राजेंद्र सिंह जो एक तो लकड़ी का महल बनवाते हैं यहाँ पे झालावाड़ में, और एक हमने पढ़ा था कि वो बहुत भले राजा थे और उन्होंने सारे जो मंदिर थे वो हरिजनों के लिए खुलवा दिए थे। जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि हम आगे आमेर का इतिहास पढ़ेंगे, तो आज हम वो हिस्ट्री ऑफ आमेर देखते हैं, आमेर का इतिहास देखते हैं। मैं एक बार फिर एक बात बताऊं आपको, तो हमने सबसे पहले गुहिल वंश का इतिहास पढ़ा था, फिर हमने राठौड़ों का इतिहास पढ़ा था,
फिर हमने चौहानों का इतिहास पढ़ा था, और छोटा सा इतिहास हमने झालाओं का पढ़ा। वो इतना ही था क्योंकि अंग्रेजों ने आके रियासत बनाई 1838 में, तो रियासत ही बनी है, तो 100 साल में तो देश आजाद हो गया, तो उसके बाद की हिस्ट्री वैसे नहीं बचती है, तो हमने वो ज्यादा हिस्ट्री उनकी पढ़ी नहीं। क्योंकि वैसे भी हम जो ये पॉलिटिकल हिस्ट्री पढ़ते हैं ये लगभग तब तक की पढ़ते हैं जब तक अंग्रेजों के साथ में संधि हो गई थी। अब वो तो बने ही बाद में, अंग्रेजों द्वारा ही बनाए गए थे, तो झालावाड़ का इतना बड़ा इतिहास ही नहीं। तो कुल मिला के हमने 4 वंश पढ़े हैं, गोहिल, राठौड़, चौहान और झाला।